साथियों नमस्कार। अभी हम लोग प्रधान शिक्षक परीक्षा 2024 में जो होने वाली है, जो अगले कुछ महीनों में होगी, उसकी तैयारी करेंगे। आइए देखते हैं, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी पहले हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का काम करेंगे। आइए देखते हैं। हम लोग जान रहे हैं कि ये जो परीक्षा होगी वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होगी और इसमें कुल 150 अंक की परीक्षा होगी। इसमें 2 पार्ट होगा। भाग 1 में सामान्य अध्ययन यानी जीएस, इसके साथ इसमें जो है साइंस, सामान्य अध्ययन, मैथ, रीजनिंग आदि विषय के प्रश्न रहेंगे। जबकि भाग 2 ये दोनों ही 75 अंक का होगा। ये भी आपका 75 अंक का होगा और ये भी 75 अंक का होगा। भाग दूसरा जो है, इसमें डीएलएड जो हम लोग किए हैं, सारे शिक्षक साथी प्रशिक्षित हैं, वही फॉर्म भर सकते हैं। सबों ने डीएलएड किया है और डीएलएड का जो सिलेबस है उससे हम लोग रूबरू भी हैं। तो सारा उसका सिलेबस से रिलेटेड जो है वो 75 अंक होगा, जो बहुत ही निर्णायक होगा। इसलिए हम लोग इस विषय की तैयारी करेंगे, है ना। तो देखते हैं सबसे पहले कि ये डीएलएड का सिलेबस क्या क्या है। जो 75 अंक 75 मार्क्स का प्रश्न रहेगा, उसके अंतर्गत कौन कौन सा टॉपिक होगा। तो हम लोग जानते भी हैं कि डीएलएड 2 वर्षों का कोर्स होता है। प्रथम वर्ष में देखिए ये सब पढ़ना है, समाज, शिक्षा और पाठचर्या की समझ, यहीं से अभी हम स्टार्ट करेंगे। आगे है बचपन और बाल विकास, प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल एवं शिक्षा, विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास, भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा, है ना। इस तरह से 12 बुक जो है, 12 बुक्स का अध्ययन करना है पहले वर्ष में। और फिर देखिए द्वितीय वर्ष में S9 तक है, यानी कुल 9 बुक जो है वो सेकेंड ईयर में पढ़ना है। तो आपको तो अगले कुछ दिन 2, 2.5 महीना, 3 महीना के अंदर परीक्षा में शामिल होना है और आपको सारा तैयारी करना है। क्योंकि आप सभी डीएलएड कोर्स कर चुके हैं, सभी ट्रेंड हैं, और हम लोग यहां पर फिर से एक रिवीजन करते हुए और उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, सारे प्रश्नों को देखेंगे। आज हम लोग प्रारंभ करते हैं समाज, शिक्षा और पाठचर्या की समझ, और इसके अंतर्गत जो पहला चैप्टर है उस पर हम लोग बात करेंगे। पहला चैप्टर जो है वो है बच्चे, बचपन और समाज। बच्चे, बचपन और समाज, हम सभी शिक्षक हैं, शिक्षा देने का कार्य भी कर रहे हैं। अब है कि शिक्षा देने के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हम लोग अपने कंधे पर ले रहे हैं एज ए प्रधान शिक्षक। यानी आप यहां से विद्यालय का प्रधान होंगे
एज ए व्यवस्थापक होंगे, उस संस्थान का व्यवस्था करना आपका काम है और ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, ताकि वो संस्थान में जो भी शिक्षक हैं और बच्चे हैं, आप किस प्रकार से व्यवस्था करेंगे, किस प्रकार से परिस्थिति क्रिएट करेंगे, ताकि विद्यालय में जो अध्ययन और अध्यापन का कार्य है वो तो सही से होगा ही, विद्यालय के अंदर का जो शैक्षणिक वातावरण है वो भी बिल्कुल सही तरीके से स्थापित होगा। तो पहला चैप्टर है बच्चे, बचपन और समाज। थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि आखिर बच्चे किसको कहते हैं। बच्चा मां के गर्भ में से ही जो है बच्चे का संकल्पना की जाती है, और कहां तक, यानी गर्भ से 18 वर्ष तक, है ना। गर्भ से 18 वर्ष जब तक की आयु पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक हम लोग किसी व्यक्ति को क्या कहते हैं, बच्चा कहते हैं। बचपन किसको कहते हैं, तो बच्चा का जो नियति होता है, बच्चा का जो गुण होता है, प्रवृत्ति होता है, वो नियति होता है, वो बचपन है। और समाज, सोसाइटी में किस प्रकार से बच्चे अपने आप को ढाल लेते हैं, सामाजिक गुण उसमें किस प्रकार से प्रविष्ट होता है, यहां पर हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से उस चीज की चर्चा करेंगे कि बच्चे, बचपन और समाजीकरण, और उससे रिलेटेड आपको प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, कुछ प्रश्न है इस चैप्टर से रिलेटेड जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है कि किसने कहा था कि बच्चा दरअसल बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है। जब बच्चा बड़ों के बीच वो जन्म लेता है और बड़ों के बीच आता है तो वह एक विदेशी की तरह होता है। मतलब कोई विदेशी आदमी आ जाता है तो उनकी क्या भाषा है, हमारी क्या भाषा है, दोनों बिल्कुल अननोन होते हैं। ठीक उसी प्रकार से बच्चा भी वास्तव में बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है। ये बात किसने कहा, तो ये बात प्लेटो महोदय ने कहा, और ये 2000 वर्ष पहले कहा था, है ना। प्लेटो महोदय ने कहा था 2000 वर्ष पहले कि बच्चा दरअसल बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम, एक ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसकी रचना कालिदास ने की, और इस ग्रंथ में किसके पुत्र भरत के बचपन की परिस्थितियों का वर्णन किया गया है ना। तो भरत के किसका पुत्र रहता है, तो भरत अंबे, अंबालिका, शकुंतला, तो ये शकुंतला का पुत्र रहता है। भरत जिसका वर्णन, बचपन की परिस्थितियों का वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास ने किया है। आगे है कि किनका मानना है कि आधुनिक बाल्यावस्था की संस्था, दृष्टिकोण, रीति रिवाज और आधुनिक जीवन में बच्चों से संबंधित कानून
इत्यादि का निर्माण एक अनिवार्य प्रयास है। देखिए, जॉन हॉल्ट, प्लेटो, कांट, इनमें से कोई नहीं। ये जॉन हॉल्ट महोदय ने का मानना है कि आधुनिक बाल्यावस्था की संस्था, दृष्टिकोण, रीति रिवाज और आधुनिक जीवन में बच्चों से संबंधित कानून इत्यादि का निर्माण एक अनिवार्य प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया, वह अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया क्या कहलाता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह के मूल्य, विश्वास, मनोवृत्ति, मानदंड और भाषिक विशेषताएं अर्जित करता है ना। यही क्रिया क्या कहलाती है? समाजीकरण, देशीकरण, विदेशीकरण, इनमें से कोई नहीं। ये समाजीकरण का परिभाषा ही कह सकते हैं इसको, कि वह अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। समाजीकरण वह अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह के मूल्य, समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, समूहित रहते हैं, सबों का अपना सरोकार होता है, सबों का अपना उद्देश्य होता है, एक दूसरे से लगाव होता है। तो समूहों के मूल्य, विश्वास, मनोवृत्ति, मानदंड और भाषिक विशेषताएं अर्जित करता है। किसके अंतर्गत यह प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो ये समाजीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए कि समाजीकरण से रिलेटेड जितना भी प्रश्न बन सकता था इस चैप्टर से, वो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कि किन क्रियाओं के द्वारा बच्चा संस्कृति के तत्वों को आत्मसात कर अपने व्यवहार को सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप परिमार्जित कर समाज का सदस्य बनता है। तो यहां पर आपको कुछ हिंट्स भी देते हैं कि सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप परिमार्जित कर समाज का सदस्य बनता है। तो समाज का सदस्य कौन सी क्रिया के द्वारा बनेंगे? समाजीकरण। तो यहां पर यह ध्यान रखेंगे कि समाजीकरण समाज से रिलेटेड है। आपको याद रखने के लिए, याद रखने में सहूलियत हो उसके हिसाब से देखिए, समाज का सदस्य बनता है, सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप परिमार्जित किया जा रहा है, यानी समाज पर बार बार जोर दिया जा रहा है। तो उसका आंसर आपको क्या करना है? समाजीकरण करना है। फिर से एक बार देखते हैं कि किन क्रियाओं के द्वारा बच्चा संस्कृति के तत्वों को आत्मसात कर अपने व्यवहार को सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप परिमार्जित कर समाज का सदस्य बनता है। तो आपको जवाब देना है समाजीकरण वह प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किन प्रक्रियाओं के द्वारा बच्चा समाज में सह अस्तित्व, परस्पर निर्भरता और अपेक्षाएं सीखता है। कौन सी प्रक्रिया है? कौन सी क्रिया है? तो वह क्रिया है, वह प्रक्रिया है समाजीकरण, है ना। तो समाजीकरण प्रक्रियाओं के द्वारा बच्चा समाज में सह अस्तित्व, परस्पर निर्भरता और अपेक्षाएं सीखता है। आगे है कि किस प्रक्रिया में बच्चे अपने आप को जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में रूपांतरित करता है, वह समाज का स्वीकार्य सदस्य बनता है। देखिए, हम लोग आगे इसके बारे में
जानेंगे कि बच्चों का जो अवधारणा है वो एक जैविक अवधारणा है और एक सामाजिक अवधारणा है। जैविक अवधारणा में बच्चों को सिर्फ एक जैविक प्राणी माना जाता है जब वो जन्म ले लिया, लेकिन उसके बाद उसमें सामाजिक अवधारणा का विकास होता है और तब उसको हम लोग सामाजिक प्राणी के रूप में देखते हैं। तो ये जो जैविक प्राणी से वह सामाजिक प्राणी जो बना, उसमें सामाजिक अवधारणा का विकास हुआ, तो वह जो क्रिया है वह क्या है? समाजीकरण है। नेक्स्ट है कि समाजीकरण को मुख्यतया एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक सांस्कृतिक हस्तांतरण के रूप में कौन देखते हैं? समाजशास्त्री, नृविज्ञानी, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो नृविज्ञान के अध्ययनकर्ता होते हैं यानी नृविज्ञानी, वो समाजीकरण को मुख्यतया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सांस्कृतिक हस्तांतरण के रूप में देखते हैं। आगे है कि समाजीकरण को मुख्य रूप से सामाजिक भूमिकाओं को सीखने के रूप में कौन देखते हैं? थोड़ा सा देखिए अंतर है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी की जहां संकल्पना की बात हो रही थी, तो उसमें हम लोग नृविज्ञानी को आंसर कर रहे थे। नृविज्ञानी का मानना है इस तरह का। लेकिन समाजीकरण को मुख्य रूप से सामाजिक भूमिकाओं को सीखने के रूप में कौन देखते हैं? यहां पर देखिए, सामाजिक भूमिकाओं यानी कि समाज से रिलेटेड, यानी समाज शास्त्री इस तरह से देखते हैं, है ना। समाज शास्त्री समाजीकरण को मुख्य रूप से सामाजिक भूमिकाओं को सीखने के रूप में देखते हैं। आगे है कि आत्मीय, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आत्मीय और पारस्परिक संबंधों के संदर्भ में स्व और पहचान, आत्मीय और पारस्परिक संबंधों के संदर्भ में स्व और पहचान के विकास को सामाजीकरण का क्या समझा जाता है? तो इसका केंद्रीय अंग समझा जाता है। सेंट्रल ऑर्गन कहिए, केंद्रीय अंग समझा जाता है। आत्मीय और पारस्परिक संबंधों के संदर्भ में स्व और पहचान के विकास को समाजीकरण का केंद्रीय अंग समझा जाता है। व्यक्तियों में विचार प्रक्रियाएं किसके दौरान विकसित होती है? व्यक्तियों में विचार प्रक्रियाएं, विचार अभिव्यक्त करने की प्रक्रियाएं किसके दौरान विकसित होती है? तो वो क्या होगा? समाजीकरण के दौरान विकसित होती है। समाजीकरण के दौरान व्यक्तियों में विचार प्रक्रियाएं विकसित होती है। आगे है कि बच्चों को कौन सामाजिक नियमों एवं परंपराओं को सिखाता है? बच्चों को सामाजिक नियमों और परंपराओं को कौन सिखाता है? सामाजिक नियमों तो समाजीकरण सिखाता है। जवाब देंगे समाजीकरण। यहां पर देखिए सामाजिक शब्द आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं समाजीकरण है। याद रखने के लिए ये ध्यान रखिएगा
कि सामाजिक नियम पर बात हो रही है तो सामाजिक नियम सामाजिकरण से आएगा। तो बच्चों को कौन सामाजिक नियमों एवं परंपराओं को सिखाता है? क्योंकि यहां पर समाज शब्द का इस्तेमाल किया गया है, सामाजिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, सामाजिक नियमों की बात हो रही है, तो सामाजिक नियम सामाजिकरण से ही आता है। आगे है कि बचपन की अवधारणा निम्न में से कौन सा है? बचपन की अवधारणा, अभी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे पिछले प्रश्नों में कि बचपन की जो अवधारणा होती है वो दो है। बचपन की अवधारणा दो है। एक है जैविक अवधारणा, इसमें क्या समझा जाता है? तो जैविक प्राणी समझा जाता है। और सामाजिक अवधारणा के अंतर्गत क्या माना जाता है? व्यक्तियों को, बच्चा को सामाजिक प्राणी माना जाता है। और ये जो देख रहे हैं कि जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी की जो अवधारणा विकसित होती है बचपन की, ये किसके कारण? समाजीकरण के कारण, है ना। तो यहां पर आंसर क्या होगा? तो बचपन की अवधारणा निम्न में से कौन सा है? तो जैविक अवधारणा भी है जिसमें जैविक प्राणी माना जाता है, दूसरा सामाजिक अवधारणा भी है यानी सामाजिक प्राणी इसमें माना जाता है। तो आंसर होगा उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है। ये सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या है? बहुत जटिल एवं बहुआयामी होती है ना। सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल एवं बहुआयामी होती है। प्राथमिक व्यवहारों की नींव, प्राथमिक व्यवहारों की नींव परिवार में किसके कारण पड़ती है? बच्चे में जो प्राथमिक व्यवहार का जो ज्ञान होता है, उसका जो नींव पड़ता है, शुरुआत होती है, वो परिवार में किसके कारण पड़ती है? तो माता पिता, यहां देखिए माता पिता है, फिर परिवार है, फिर पड़ोस है। तो प्राथमिक व्यवहारों की नींव जो परिवार में पड़ती है वो माता पिता, परिवार, पड़ोस एवं समुदाय, धर्म, संस्कृति, लिंग, जाति, ये जितना भी देख रहे हैं ये प्राथमिक व्यवहारों की नींव परिवार पर इसके कारण पड़ती है। इसलिए आंसर होगा डी नंबर। माता पिता, परिवार, पड़ोस एवं समुदाय, धर्म, संस्कृति, लिंग, जाति के कारण प्राथमिक व्यवहारों की नींव परिवार में पड़ती है। देखिए अगला जो प्रश्न है यह भी इंपॉर्टेंट नेचर का है कि सामाजिकरण के चरण कौन कौन से हैं। सामाजिकरण के, चूंकि सामाजिकरण से रिलेटेड जितना भी प्रश्न है सारे प्रश्नों को एक एक करके आपके बीच लाया जा रहा है कि सामाजिकरण के चरण कौन कौन हैं। तो सामाजिकरण के पहला जो चरण है वो प्राथमिक सामाजिकरण है और दूसरा है द्वितीयक सामाजिकरण, यानी कि आंसर होगा दोनों, सी नंबर। उपरोक्त दोनों जो है प्राथमिक सामाजिकरण और द्वितीयक सामाजिकरण दोनों ही सामाजिकरण के चरण हैं।
अब देखिए कि प्राथमिक समाजीकरण से रिलेटेड बात, फिर द्वितीयक समाजीकरण से रिलेटेड बातों को जानेंगे। तो परिवारजनों के माध्यम से बच्चे के जन्म से ही समाजीकरण की जो अनौपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है उसे क्या कहते हैं? समाजीकरण दो तरह का हो रहा है, एक प्राथमिक समाजीकरण और दूसरा द्वितीयक समाजीकरण। तो जो परिवारजनों के माध्यम से बच्चे जैसे ही जन्म लेते हैं वैसे ही समाजीकरण की जो अनौपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उस प्रक्रिया को कौन सा समाजीकरण कहते हैं? तो ये प्राथमिक समाजीकरण है। यानी कि इस प्रकार का जो समाजीकरण होता है वो परिवारजनों के माध्यम से, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन, यानी परिवार में जो भी लोग रहते हैं उनके माध्यम से बच्चे में जो समाजीकरण की अनौपचारिक प्रक्रिया की शुरुआत होती है उस प्रक्रिया को प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है द्वितीयक समाजीकरण। अभी हम लोग देख रहे थे कि प्राथमिक समाजीकरण परिवार जनों के माध्यम से होता है, बच्चे जैसे ही जन्म लेते हैं तब से ही समाजीकरण की अनौपचारिक प्रक्रिया की शुरुआत होती है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं। जबकि द्वितीयक समाजीकरण परिवार से दूर, परिवार के बाहर की प्रक्रिया है। तो द्वितीयक समाजीकरण में प्रमुख भूमिका कौन निभाता है? विद्यालय, परिवार, विद्यालय और परिवार नहीं, आंसर होगा विद्यालय और संचार माध्यम। ये द्वितीयक समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाती है। जैसे ही बच्चे विद्यालय जाते हैं यानी वो परिवार से दूर होते हैं, परिवार में जो सीखे हैं उससे समाजीकरण की प्रक्रिया विद्यालय में जाने से अलग वो सीखता है। और संचार माध्यम से बच्चे में जो समाजीकरण की प्रक्रिया आती है, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, कार्टून देखने के माध्यम से, सीरियल और सिनेमा देखने के माध्यम से जो समाजीकरण की प्रक्रिया आती है उसको द्वितीयक समाजीकरण कहते हैं। और द्वितीयक समाजीकरण में प्रमुख भूमिका कौन निभाता है? तो विद्यालय और संचार माध्यम निभाता है। अगला प्रश्न है कि बच्चों के समाजीकरण में प्रथम भूमिका किनकी होती है? बच्चों के समाजीकरण में प्रथम भूमिका किनकी होती है? माता पिता, परिवार, समाज, यानी कि माता पिता और परिवार की होती है। बच्चों के समाजीकरण में प्रथम भूमिका माता पिता और परिवार की होती है। बच्चों का प्रथम गुरु किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बच्चों का प्रथम गुरु किसे कहा जाता है? माता पिता को, परिवार को, समाज को या फिर माता को? माता को कहा जाता है। माता पिता तो होते ही हैं लेकिन उसमें से भी माता जो है वो बच्चों का प्रथम गुरु होती है। बच्चों के प्रारंभिक समाजीकरण में किसकी भूमिका सबसे प्रमुख होती है? बच्चों के प्रारंभिक समाजीकरण में किसकी भूमिका सबसे प्रमुख होती है? अभी चर्चा कर रहे थे। परिवार, समाज, माता पिता। माता की जो है वो सबसे प्रमुख भूमिका होती है। माता की जिम्मेवारी बहुत ही अधिक होती है।
है ना। तो बच्चों के प्रारंभिक समाजीकरण में किसकी भूमिका सबसे प्रमुख होती है? तो वो आंसर होगा माता की भूमिका सबसे अधिक होती है। माता पिता के आपसी संबंध बच्चों के कौन से पक्ष को प्रभावित करता है? माता पिता के आपसी संबंध बच्चों के कौन से पक्ष को प्रभावित करता है? तो बच्चा का भावात्मक विकास और सामाजिक विकास को माता पिता का जो संबंध होता है दोनों को प्रभावित करता है, भावात्मक विकास और सामाजिक विकास। इसलिए आंसर होगा उपरोक्त दोनों। यानी कि माता पिता के आपसी संबंध बच्चों के भावात्मक विकास और सामाजिक विकास दोनों ही पक्ष को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त परिवार में, तो संयुक्त परिवार किसको कहते हैं? परिवार की जो कल्पना समाज में अभी की गई है वो दो प्रकार के, एक संयुक्त परिवार और दूसरा है एकल परिवार। संयुक्त परिवार में क्या होता है? माता पिता के अलावे दादा दादी, चाचा चाची साथ रहते हैं। एकल परिवार में माता पिता और बच्चे ये होते हैं। अब बात हो रही है कि संयुक्त परिवार में बच्चों के समाजीकरण में किनकी भूमिका अहम होती है। तो संयुक्त परिवार की बात हो रही है तो परिवार में जितने सदस्य हैं, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, वो सब आंसर होगा, यानी कि डी नंबर। इसमें देखिए माता पिता, दादा दादी और चाचा चाची सब है। तो संयुक्त परिवार में बच्चों के समाजीकरण में माता पिता, दादा दादी और चाचा चाची सबों की भूमिका अहम होती है। अगर आपसे एकल परिवार की बात करें तो माता पिता हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त परिवार में बच्चे अक्सर किस प्रवृत्ति के होते हैं? संयुक्त परिवार में बच्चे अक्सर किस प्रवृत्ति के होते हैं? तो बच्चे सहयोगी होते हैं और सहिष्णु होते हैं। यानी कि आंसर होगा सहयोगी एवं सहिष्णु, है ना। संयुक्त परिवार में बच्चे अक्सर सहयोगी एवं सहिष्णु होते हैं, कारण संयुक्त परिवार में सब लोग एक साथ मिल करके रहते हैं। अब बात हो रही है एकल परिवार। एकल परिवार के बच्चे ज्यादा होते हैं क्या? सहयोगी नहीं, सहिष्णु नहीं, तो क्या होता है? स्वतंत्र होता है, फ्री होता है। एकल परिवार के बच्चे ज्यादा स्वतंत्र होते हैं। बड़ों के प्रति आदर, बड़ों के प्रति आदर, देखिए ये गुण है, ये डिमेरिट है। चोरी नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना आदि जो स्वीकृत सामाजिक व्यवहार है, इसके विकास में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? बड़ों के प्रति आदर का भाव, चोरी नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना आदि जो स्वीकृत सामाजिक व्यवहार है। अब स्वीकृत सामाजिक व्यवहार क्या क्या हुआ?
तो बड़ों के प्रति आदर, चोरी नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना आदि ये सब स्वीकृत सामाजिक व्यवहार है। और इस सामाजिक व्यवहार के विकास में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? तो विद्यालय, समाज, परिवार, उपरोक्त सभी। इसमें आंसर होगा कि परिवार की भूमिका सबसे अधिक होती है। सबसे प्रमुख भूमिका किसकी होती है? परिवार की होती है। और परिवार से ही वो बच्चा में जो है स्वीकृत सामाजिक व्यवहार का जो है उसमें विकास होता है। एक बच्चा अपने परिवार के बाद समाज की जिस इकाई से सबसे पहले अंतःक्रिया करता है वह क्या है? देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है यानी कि बहुत छोटा होता है, गोद में रहता है। गोद से वह घर में खेलने कूदने लगता है, चलने फिरने लगता है। उसके बाद वह खेलने कूदने कहां जाता है? समाज में सबसे पहले अपना पड़ोसी के घर जाता है। याद रखेंगे कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वह सबसे पहले गोद में रहता है, फिर घर आंगन में खेलता है और घर आंगन में खेलते खेलते घर के बाहर यानी पड़ोसी के यहां चला जाता है। तो यहां पर आंसर क्या होगा? पड़ोस। विद्यालय में तो आपके पास उसके बाद आता है। तो एक बच्चा अपने परिवार के बाद समाज की जिस इकाई से सबसे पहले अंतःक्रिया करता है वह क्या है? तो पड़ोस है। परिवार के बाद वह पड़ोस में जाता है, तब फिर वह आगे समूह और विद्यालय की बात होगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चे के सामाजिकरण में प्रमुख भूमिका कौन निभाता है? बच्चे के सामाजिकरण में हम लोग धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं और इस चैप्टर के अंतर्गत बच्चा, बचपन और समाज में किस प्रकार से बच्चा और उसका बचपना और फिर बच्चा का सामाजिकरण किस प्रकार से होता है और उनसे जो जुड़े हुए विभिन्न आयामों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चे के सामाजिकरण में प्रमुख भूमिका कौन निभाता है? परिवार, मित्र, समूह तथा समुदाय, सबों का योगदान है। विद्यालय और संचार माध्यम है ना, राजनीति और धर्म, सबों का प्रमुख भूमिका होता है। इसलिए इसमें आंसर होगा उपरोक्त सभी। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचर का प्रश्न है कि बच्चे के सामाजिकरण में प्रमुख भूमिका कौन निभाता है? बच्चे में जो सामाजिकरण होता है वो किनके किनके द्वारा होता है? तो परिवार के द्वारा, मित्र समूह के द्वारा, समुदाय के द्वारा, विद्यालय और संचार माध्यम के द्वारा, राजनीति और धर्म के माध्यम से होता है। कहने का मतलब आंसर जो होगा वो उपरोक्त सभी यानी सभी के द्वारा बच्चे के सामाजिकरण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चे के सामाजिकरण की प्राथमिक इकाई कौन है? बच्चे के सामाजिकरण की प्राथमिक इकाई कौन सी है? पड़ोस, समाज, विद्यालय, परिवार। तो कौन सा है? परिवार है। बच्चे के सामाजिकरण की प्राथमिक इकाई, प्राइमरी यूनिट कौन सा है? तो वो है परिवार है। बच्चों का वह खुला मंच, बच्चों का वह खुला मंच जहां वे खुलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं एवं अपने मित्रों से बहुत सारी आदतें सीखते हैं। किससे? मित्रों से। ध्यान रखिएगा। और मित्र कहां से? मित्र समूह से।
मित्र परिवार समूह में नहीं होता है, नातेदारी में नहीं होता है, विद्यालय में भी नहीं होता है। तो कहां से होगा? मित्र समूह से। विद्यालय में भी खुले तौर पर वो अपनी विचार का आदान प्रदान नहीं कर पाता है, तो कहां करता है? मित्र समूह, यानी बच्चों का वह खुला मंच है ना, जहां वे खुलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं एवं अपने मित्रों से बहुत सारी आदतें भी सीखते हैं। कहां पर? मित्र समूह होगा। मित्र समूह से वो, मित्र समूह वह खुला मंच है जहां वे खुलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और अपने मित्रों से बहुत कुछ आदतों को सीखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी स्थान विशेष में रहने वाले ऐसे लोगों का समूह जिनका समान ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत हो तथा समान सरोकार हो, समान उद्देश्य हो, समान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत हो, उसको क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। और ये समुदाय की एक प्रकार से ये परिभाषा भी है ना, कि किसी स्थान विशेष में रहने वाले ऐसे लोगों का समूह जिनका समान ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत हो तथा समान सरोकार हो, समुदाय कहलाता है। आगे है समुदाय का उदाहरण। समुदाय का उदाहरण कौन कौन सा है? अब देखिए, शहर भी जो है वो समुदाय है, राज्य भी समुदाय है, देश भी समुदाय है, यानी कि इनमें से सभी, ये सभी समुदाय के उदाहरण हैं। सबका अपना अपना, शहर में जो लोग रह रहे हैं सबका एक अपना सरोकार है, सबका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होता है। उसी तरह से राज्य और देश में भी होता है। इसलिए समुदाय का उदाहरण ही है शहर, राज्य, देश, तीनों। इसलिए आंसर होगा इनमें से सभी। समुदाय का निर्माण किनसे होता है? अब देखिए, समुदाय से रिलेटेड जो भी प्रश्न है उस पर बातें हो रही है कि समुदाय का निर्माण किनसे होता है। तो समुदाय का निर्माण एक जाति से भी होता है, जाति आधारित भी समुदाय होता है, धर्म आधारित समुदाय भी होता है। एक धर्म के आधार पर, जहां सारे एक जात वाले जो है उसमें एक जात के लोग रहते हैं, एक धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, तो वो एक समुदाय हुआ। अनेक जातियां एक साथ, अनेक जातियों के लोग रहते हैं तो वो अनेक जातियां पर आधारित हो गया। अनेक धर्मों के लोग भी एक साथ रहते हैं। कहने का मतलब हुआ इन सभी के आधार पर क्या होता है? समुदाय का निर्माण होता है। इसलिए आंसर होगा इनमें से सभी। बच्चे का सामना जब विभिन्न सामाजिक संस्थाओं जैसे विद्यालय, पाठ्यचर्या, राज्य आदि से होता है तो समाजीकरण की औपचारिक प्रक्रिया शुरू होती है ना, जिसे क्या कहते हैं? द्वितीयक समाजीकरण कहते हैं, है ना। द्वितीयक समाजीकरण की ये परिभाषा ही हो गया एक तरह से, है ना, कि बच्चे का सामना जब विभिन्न सामाजिक संस्थाओं जैसे विद्यालय, पाठ्यचर्या, राज्य आदि से होता है तो समाजीकरण की औपचारिक प्रक्रिया शुरू होती है। तो औपचारिक प्रक्रिया हो गया द्वितीयक समाजीकरण। और परिवार के साथ जो होता है, जन्म के बाद जो होता है, और वो अनौपचारिक प्रक्रिया है। तो जब अनौपचारिक प्रक्रिया की बात हो तो वो प्राथमिक समाजीकरण, और औपचारिक प्रक्रिया की जब बात होती है तो वो द्वितीयक समाजीकरण कहलाता है।
समाजीकरण में समाज एवं राज्य के बीच कड़ी की भूमिका कौन निभाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समाजीकरण में समाज एवं राज्य के बीच कड़ी का काम, पुल का काम, सेतु का काम कौन करता है? तो वो है विद्यालय। विद्यालय समाजीकरण में समाज एवं राज्य के बीच कड़ी की भूमिका को निभाता है। किन उपकरणों के द्वारा, कौन सा एपरेटस है जिसके द्वारा विद्यालय बच्चों का समाजीकरण करता है? किन उपकरणों के द्वारा विद्यालय बच्चों का समाजीकरण करता है? तो वो पाठचर्या भी है एक उपकरण, शिक्षण पद्धति भी है, शिक्षकों की भूमिका भी है और पाठ सहगामी क्रियाएं भी है। यानी कि उपरोक्त सभी आंसर होगा। पाठचर्या, शिक्षण पद्धति, शिक्षक की भूमिका, पाठ्य सहगामी क्रियाएं वह उपकरण है जिसके द्वारा विद्यालय बच्चों का समाजीकरण करता है। बच्चे के लिए वयस्कों द्वारा, वयस्क कहते किसको है? 18 वर्ष से ऊपर, 18 वर्ष तक तो बच्चा हो गया, तो 18 वर्ष से ऊपर वाले यानी वयस्कों द्वारा किए जाने वाले कार्य क्या कहलाता है? तो बाल कल्याण भी कहलाता है और बाल अधिकार भी कहलाता है। यानी कि उपरोक्त दोनों। बच्चे के लिए वयस्कों द्वारा किए जाने वाले कार्य क्या कहलाता है? बाल कल्याण कहलाता है और अब बाल अधिकार कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बच्चों के लिए 14 वर्ष तक की आयु का संज्ञान लिया गया है? 14 वर्ष तक, क्योंकि हम सभी प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षक हैं और अब प्रधान शिक्षक बनने जा रहे हैं और प्रारंभिक विद्यालयों में 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे होते हैं और इसका संज्ञान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 क में भी है और अनुच्छेद 45 में भी वर्णित है। यानी आंसर होगा उपरोक्त दोनों। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि बाल श्रम निषेध एवं नियमन कानून कब लाया गया, जिसके अंतर्गत 14 वर्ष की उम्र तक के व्यक्ति को बच्चे के श्रेणी में रखा गया है और यानी कि 14 वर्ष से नीचे के आयु के बच्चे को से आप काम नहीं करवा सकते हैं। ऐसा कानून बाल श्रम निषेध एवं नियमन कानून कब लाया गया? तो ये 1986 में लाया गया। कब लाया गया? 1986 में लाया गया। बाल श्रम निषेध एवं नियमन कानून 1986। अब एक कानून बना 1957 में
और वह कानून क्या था? बागानी कृषि श्रम कानून। यानी बागानी कृषि जिसमें कि एक माने मालिक होते हैं, उसमें मजदूर होते हैं, बिल्कुल उद्योग की भांति उसमें काम किया जाता है और उसमें बच्चों से भी काम लिया जाता था। तो उसको रोकने के लिए बागानी कृषि श्रम कानून 1957 में लाया गया, जिसमें बचपन की अवस्था को कितने वर्ष तक मानता है? बचपन की अवस्था को इस कानून में 18 वर्ष तक को मानता है। इससे कम आयु के बच्चों के द्वारा, यानी उसको बच्चा मान रहा है, तो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम बागानी कृषि में नहीं लगाया जा सकता था, काम उससे नहीं लिया जा सकता था। यह भी इंपॉर्टेंट नेचर का प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा 21 वर्ष से पूर्व कोई लड़का एवं 18 वर्ष से पूर्व कोई लड़की वयस्क की श्रेणी में नहीं रखी जा सकती है? वह कानून कौन सा था, वह अधिनियम कौन सा था? तो वह अधिनियम है भारतीय वैवाहिक कानून बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006। आंसर होगा 1 नंबर, ये आंसर होगा। भारतीय वैवाहिक कानून बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया कि 21 वर्ष से पूर्व कोई लड़का एवं 18 वर्ष से पूर्व कोई लड़की वयस्क की श्रेणी में नहीं रखी जा सकती है। बच्चों के लिए यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आरटी 2009 राइट टू एजुकेशन, ये जो अधिनियम है, कानून है, वो कब लाया गया, कब पारित किया गया? तो ये अगस्त 2009 में पारित किया गया और इस कानून के तहत बच्चों का शिक्षा मूल अधिकार माना गया, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा की बात की गई। इसलिए ये आंसर होगा 2009। थोड़ा सा 10 की भी चर्चा करते हैं कि ये जो आरटी 2009 है, जो अगस्त 2009 में पारित किया गया, यह लागू 1 अप्रैल 2010 में किया गया। इसी तिथि से आरटी 2009 लागू किया गया, पारित किया गया 2009 में, अगस्त 2009 में, जबकि लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल अधिकारों के विषय में, अब बाल अधिकार के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो बाल अधिकारों के विषय में जेनेवा घोषणा कब की गई? तो ये 1924 में की गई और जेनेवा घोषणा में भारत ने भी भाग लिया, जिसमें कि मुख्य रूप से बाल अधिकार के विषय में चर्चा की गई। निम्न में से कौन बाल अधिकार की श्रेणी में आता है? तो देखिए, जीने का अधिकार ये बाल अधिकार है। सभी बच्चों को जीने का अधिकार है, भोजन करने का अधिकार है, स्वस्थ रहने का अधिकार है ना?
शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, विकास का अधिकार भी है। यानी वो शिक्षा ग्रहण करके और अपना सर्वांगीण विकास करे, सर्वांगीण विकास का अधिकार भी बाल अधिकार है, बच्चों को यह अधिकार है। संरक्षण का भी अधिकार है, यानी कि वह सुरक्षा, हर दृष्टिकोण से सुरक्षा पाने का भी वह अधिकारी है, ये भी बाल अधिकार है। सहभागिता का अधिकार, यानी वह कोई भी कार्य को में अपनी वो सहभागिता सुनिश्चित कर सकता है, वो अपने से करके देख सकता है, उसमें वह हिस्सेदारी ले सकता है स्वतंत्र रूप से। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये बाल अधिकार कौन कौन है, तो जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार और सहभागिता का अधिकार, ये उपरोक्त सभी आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जब हम कहते हैं कि बच्चा देश का वर्तमान है, अभी तक हम लोग क्या जानते हैं कि बच्चा देश का भविष्य है, नहीं, बच्चा देश का वर्तमान है। अगर ये बात कही जाती है तो हम उसकी कौन कौन से आयाम की व्याख्या करते हैं, तो उसकी स्वतंत्र अवस्था को स्वीकार करते हैं, और दूसरा है कि उनके अधिकारों की बात करते हैं। क्या करते हैं, ये दो कथन इस संदर्भ में दिया गया है। तो कौन सा कथन सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, या एक और दो दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जब हम कहते हैं कि बच्चा देश का वर्तमान है, तो हम उसकी स्वतंत्र अवस्था को स्वीकार करते हैं, ये सही है। और जब ये सही है तो ये भी सही है कि उनके अधिकारों की हम बात कर रहे हैं। कहने का मतलब वो आंसर एक और दो दोनों ही क्या है, सही है। बच्चों की क्षमताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों, बच्चों की क्षमताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करने के लिए शिक्षकों को निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण रखना चाहिए? अब देखिए, बच्चों की क्षमताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करने के लिए शिक्षकों को कौन सा दृष्टिकोण रखना चाहिए? तो शिक्षकों का जो दृष्टिकोण है वो सबसे अच्छा समतावादी है और बहुलतावादी है ना? यानी कि आंसर होगा उपरोक्त दोनों। एक शिक्षक को बच्चों की क्षमताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करने के लिए समतावादी दृष्टिकोण और बहुलतावादी दोनों दृष्टिकोण रखना चाहिए। बचपन एवं समाजीकरण की अवधारणा में किनकी विशेष भूमिका होती है? परिवार की, समुदाय की, विद्यालय की, उपरोक्त तीनों की। तो उपरोक्त तीनों की जो है वो बच्चे, बचपन और समाजीकरण की अवधारणा में विशेष भूमिका होती है। ये भी इंपॉर्टेंट नेचर का प्रश्न है कि हमारे संविधान में बच्चों के मुख्य अधिकार कौन हैं? तो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्रारंभिक स्तर तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, यानी आरटी 2009। दूसरा है कि 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को रोजगार में लगाने से बचना, ये भी सही है। आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुपयुक्त, देखिए अनुपयुक्त रोजगार में जबरदस्ती प्रवेश से बचाना, यह भी संविधान में वर्णित है, यह भी संविधान में वर्णित है। यानी कि तीनों आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है
बच्चे, बचपन और समाज, इनसे रिलेटेड सभी तरह के प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके आप हमें जरूर बताएंगे, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत सभी साथियों को धन्यवाद।